ध्रुव की बातों से वहां मौजूद भीड़ शांत पड़ गई, लेकिन मैनुअल के शब्दों ने उनमें फिर से जोश भर दिया। अकादमी का सबसे शानदार हॉस्टल उसी को मिलेगा जो सबसे होनहार छात्र होगा। अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैनुअल का अंदाज लोगों को ध्रुव के बर्ताव से कहीं ज्यादा पसंद आया। एक तरफ घमंडी लेकिन आत्मविश्वास से भरा मैनुअल था और दूसरी तरफ ठंडा और किसी से मतलब ना रखने वाला ध्रुव। इसमें कोई शक नहीं था कि छात्र किसे पसंद करेंगे। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और अपनी तलवारें हवा में लहराईं। चलो शुरू करते हैं, मुझे और भी काम निपटाने हैं। जैसे ही ध्रुव ने अपने विरोधी पर ध्यान लगाया, मंच पर एक अजीब सी ठंडक पैदा हो गई। मैनुअल के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और वो गंभीर हो गया। ध्रुव की नजरें ऐसी थी मानो वे उसके आर पार देख रही हों और उससे पैदा होने वाला दबाव इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। लड़ने का इसका इरादा तो वाकई तारीफ के काबिल है, मैनुअल ने सोचा। उसे लगा कि ये दबाव ध्रुव की चेतना का सागर यानी दिमाग की ताकत की वजह से है। हालांकि उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ा लड़का रैंक 2 का योद्धा हो सकता है। ये बात सोचना भी नामुमकिन जैसा था। ये बुरा नहीं है, ये मेरे ध्यान का सामना कर सकता है। खैर, मैंने जंगल में 1 हफ्ता इसीलिए बिताया था ताकि मैं खुद पर काबू रख सकूं। ये वो पूरा मानसिक दबाव नहीं था जिसे ध्रुव झेल सकता था। वो बस खुद को कंट्रोल कर रहा था। मैनुअल ने लड़ाई को गंभीरता से लेने का फैसला किया और अपनी तलवार ध्रुव की तरफ तान दी। तलवार की धातु पर चिंगारियां जमा होने लगीं और हमले को तेज करने के लिए हैंडल में आग लग गई। पलक झपकते ही तलवार की नोक से बिजली का एक जबरदस्त झटका वज्रपात ध्रुव की तरफ बढ़ा। तभी ध्रुव के सामने हवा में ईको, उसका कठपुतली जैसा साथी, अपने पंख फैलाकर प्रकट हुआ। बिजली की गड़गड़ाहट ईको के शरीर से टकराई, उसे भेदते हुए आगे बढ़ी और ध्रुव के पीछे की दीवार से जा टकराई। ध्रुव पहले ही अपनी जगह से हट चुका था। जैसे ही उसे समझ आया कि मैनुअल बिजली तत्व का उपयोग करने वाला तांत्रिक है, उसे पता चल गया कि ईको उस वार को पूरी तरह नहीं रोक पाएगा। जून के साथ 2 साल तक हर हफ्ते अभ्यास करने की वजह से उसे बिजली के हमलों का अच्छा खासा अनुभव था। वो जानता था कि चमगादड़ जैसा शरीर बचाव के लिए काफी नहीं है। जैसे ही ध्रुव भागा, ईको उसके शरीर में गायब हो गया। वो मैनुअल के करीब जाना चाहता था ताकि उससे आमने सामने लड़ सके, लेकिन बिजली की एक और तेज चमक उसकी तरफ आई, जिस वजह से उसे रुकना पड़ा और ईको के पीछे छिपना पड़ा। लेकिन मैनुअल रुका नहीं। उसने ध्रुव की तरफ 2 और बिजली के वार किए, जिससे ध्रुव को पीछे हटना पड़ा। ये उसका हथियार है। ध्रुव उलझन में था। आमतौर पर इतनी शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल लगातार और बिना रुके इतनी बार करना नामुमकिन होता है। फिर भी मैनुअल ने ठीक वैसा ही किया। ध्रुव समझ गया कि इस अजीब ताकत की वजह मैनुअल की तलवार है। ध्रुव की बातों से वहां मौजूद भीड़ शांत पड़ गई, लेकिन मैनुअल के शब्दों ने उनमें फिर से जोश भर दिया। अकादमी का सबसे शानदार हॉस्टल उसी को मिलेगा जो सबसे होनहार छात्र होगा। अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैनुअल का अंदाज लोगों को ध्रुव के बर्ताव से कहीं ज्यादा पसंद आया। एक तरफ घमंडी लेकिन आत्मविश्वास से भरा मैनुअल था और दूसरी तरफ ठंडा और किसी से मतलब ना रखने वाला ध्रुव। इसमें कोई शक नहीं था कि छात्र किसे पसंद करेंगे। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और अपनी तलवारें हवा में लहराईं। चलो शुरू करते हैं, मुझे और भी काम निपटाने हैं। जैसे ही ध्रुव ने अपने विरोधी पर ध्यान लगाया, मंच पर एक अजीब सी ठंडक पैदा हो गई। मैनुअल के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और वो गंभीर हो गया। ध्रुव की नजरें ऐसी थी मानो वे उसके आर पार देख रही हों और उससे पैदा होने वाला दबाव इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। लड़ने का इसका इरादा तो वाकई तारीफ के काबिल है, मैनुअल ने सोचा। उसे लगा कि ये दबाव ध्रुव की चेतना का सागर यानी दिमाग की ताकत की वजह से है। हालांकि उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ा लड़का रैंक 2 का योद्धा हो सकता है। ये बात सोचना भी नामुमकिन जैसा था। ये बुरा नहीं है, ये मेरे ध्यान का सामना कर सकता है। खैर, मैंने जंगल में 1 हफ्ता इसीलिए बिताया था ताकि मैं खुद पर काबू रख सकूं। ये वो पूरा मानसिक दबाव नहीं था जिसे ध्रुव झेल सकता था। वो बस खुद को कंट्रोल कर रहा था। मैनुअल ने लड़ाई को गंभीरता से लेने का फैसला किया और अपनी तलवार ध्रुव की तरफ तान दी। तलवार की धातु पर चिंगारियां जमा होने लगीं और हमले को तेज करने के लिए हैंडल में आग लग गई। पलक झपकते ही तलवार की नोक से बिजली का एक जबरदस्त झटका वज्रपात ध्रुव की तरफ बढ़ा। तभी ध्रुव के सामने हवा में ईको, उसका कठपुतली जैसा साथी, अपने पंख फैलाकर प्रकट हुआ।
बिजली की गड़गड़ाहट ईको के शरीर से टकराई, उसे भेदते हुए आगे बढ़ी और ध्रुव के पीछे की दीवार से जा टकराई। ध्रुव पहले ही अपनी जगह से हट चुका था। जैसे ही उसे समझ आया कि मैनुअल बिजली तत्व का उपयोग करने वाला तांत्रिक है, उसे पता चल गया कि ईको उस वार को पूरी तरह नहीं रोक पाएगा। जून के साथ 2 साल तक हर हफ्ते अभ्यास करने की वजह से उसे बिजली के हमलों का अच्छा खासा अनुभव था। वो जानता था कि चमगादड़ जैसा शरीर बचाव के लिए काफी नहीं है। जैसे ही ध्रुव भागा, ईको उसके शरीर में गायब हो गया। वो मैनुअल के करीब जाना चाहता था ताकि उससे आमने सामने लड़ सके, लेकिन बिजली की एक और तेज चमक उसकी तरफ आई, जिस वजह से उसे रुकना पड़ा और ईको के पीछे छिपना पड़ा। लेकिन मैनुअल रुका नहीं। उसने ध्रुव की तरफ 2 और बिजली के वार किए, जिससे ध्रुव को पीछे हटना पड़ा। ये उसका हथियार है। ध्रुव उलझन में था। आमतौर पर इतनी शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल लगातार और बिना रुके इतनी बार करना नामुमकिन होता है। फिर भी मैनुअल ने ठीक वैसा ही किया। ध्रुव समझ गया कि इस अजीब ताकत की वजह मैनुअल की तलवार है। वो तलवार तकनीक बोलने के समय को कम कर देती है और लगता है कि उसे इस्तेमाल करने के लिए जरूरी मानसिक ऊर्जा भी कम लगती है। ये पक्का अपने लेवल की रैंक 1 की कोई खास चीज है। जैसे ही ध्रुव पीछे हटा, मैनुअल ने अपना जादू रोका और अपनी ऊर्जा को वापस लाने के लिए अपनी स्पेस रिंग से एक बोतल निकाली और पी ली। इस तरह की लड़ाइयों में दवाइयां और दूसरा सामान ले जाने की छूट थी। आखिर पैसा भी तो ताकत का ही एक रूप है। सिर्फ एक ही नियम था, अपने विरोधी की जान लेने की कोशिश ना करें। ये तो बहुत परेशान करने वाला है। मुझे वो तरीका आजमा कर देखना चाहिए। एको के पंख ध्रुव की पीठ से बाहर निकले और उसने मैनुअल की तरफ सीधी रेखा में दौड़ लगा दी। उसके विरोधी ने जरा भी देर नहीं की और अपनी तलवार उसकी तरफ तान दी। एक और बिजली की कड़क उसकी तरफ आई, लेकिन ध्रुव ने अपनी रफ्तार कम नहीं की। जब वो जादुई हमला एक दूसरे से 1 मीटर से भी कम दूरी पर थे, तभी उसके पैरों के नीचे एक काला घेरा बना और वो तुरंत हवा में उछल गया। वो जादू के ऊपर से उड़ गया, लेकिन मैनुअल को उसके पंखों के बारे में पता था और उसने तुरंत अपनी तलवार हवा में घुमाई ताकि निशाना साधा जा सके। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही उसके हथियार से तकनीक निकली, ध्रुव ने हवा में ही लात मारी और तिरछे अपनी दिशा बदल ली। आमतौर पर जब कोई लड़ाई के दौरान हवा में कूदता है तो वो किसी हमले से बच नहीं पाता, क्योंकि हवा में दिशा बदलना मुश्किल होता है। ध्रुव के पास पंख तो थे, लेकिन वे इतनी तेजी से रास्ता बदलने के लिए काफी नहीं थे। यहां तक कि जब वो शैडो स्टेप्स की तकनीक का इस्तेमाल करता था, तब भी हवा में उस तरह कट मारने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत होती थी और नतीजा हमेशा भरोसेमंद नहीं होता था। लेकिन जब वो रैंक 2 का योद्धा बन गया, तो आखिरकार वो इस लड़ने के तरीके में माहिर हो गया। ध्रुव की तेज रफ्तार देखकर मैनुअल डर गया और उसने हड़बड़ी में एक और तकनीक छोड़ दी। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और फिर से दिशा बदल ली। वो लगातार अपने विरोधी के करीब बढ़ता गया। वो वाकई में उड़ान थी, ना कि केवल हवा में तैरना। जहां तक इस बात का सवाल है कि वो तकनीकों के रास्ते को कैसे समझ पा रहा था, ये भी उसकी रैंक 2 की मानसिक क्षमता का कमाल था। मैनुअल की हर हरकत ध्रुव की स्कैन करने की ताकत की पकड़ में थी, जो कम दूरी के मामले में सटीकता में एको से भी बेहतर थी। जब वो हवा में होता था तो ध्रुव को कोई छू भी नहीं सकता था। मैनुअल ने उसे मारने की कोशिश छोड़ दी और एक और दवाई पीने की तैयारी करने लगा, तो ध्रुव ने उसकी तरफ हवा के 30 तेज वार किए। वार अलग अलग दिशाओं से आ रहे थे, मानो एक ही समय में कई लोग उस पर हमला कर रहे हों। मैनुअल ने अपनी मानसिक ताकत को फिर से भरने की कोशिश छोड़ दी और सभी हमलों को रोकने के लिए अपने चौथे दर्जे की मार्शल आर्ट्स की पूरी ताकत लगा दी। उसकी तलवार उसके सामने हवा में धीरे धीरे हिल रही थी, जिससे छोटी छोटी चिंगारियां निकल रही थीं। जैसे ही काले निशान उस तक पहुंचे, चिंगारियां फूट पड़ी और पल भर में ध्रुव के हमलों को नष्ट कर दिया। लेकिन इस सब में ध्रुव को अपने विरोधी के पास पहुंचने का काफी समय मिल गया। असुरा का पहला रूप। उसने जरा भी झिझक नहीं दिखाई और अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल किया। मैनुअल के चारों ओर 15 से ज्यादा तलवारें प्रकट हुई और उन्होंने एक ही समय में उस पर हमला कर दिया। मैनुअल ने अपनी रक्षा के लिए एक बार फिर चिंगारियों से बनी ढाल का सहारा लिया। एक और धमाका हुआ, जिससे दोनों छात्र एक दूसरे से दूर जा गिरे। तुम सचमुच मजबूत हो, मैनुअल ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मेरी ऊर्जा का भंडार तुमसे कहीं ज्यादा गहरा है। ये मैच मेरा है। ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने दाहिने गाल की ओर इशारा किया। मैनुअल को इस इशारे का मतलब तब तक समझ नहीं आया जब तक उसे अपने चेहरे के बाईं ओर एक गर्म जलन महसूस नहीं हुई। उसने अपने गाल पर हाथ फेरा और पाया कि उस पर एक छोटा सा कट लग गया है। मैनुअल हैरान रह गया।
बिजली की दीवार को पार करके वो मुझ तक कैसे पहुंच गया? उसकी मार्शल आर्ट रक्षा करने पर टिकी थी। कायदे से उसे ध्रुव के हमलों को रोकना ही था, लेकिन ध्रुव फिर भी उसे मारने में कामयाब रहा। उसे ये नहीं पता था कि उस तकनीक को दूसरी बार देखने के बाद ध्रुव उसकी कमजोरियों को साफ साफ देख सकता था। रैंक 2 का योद्धा होना कमाल की बात है। मेरे सोचने की रफ्तार बहुत बढ़ गई है और मैं उन बारीकियों को भी देख सकता हूं जिनके बारे में मुझे पहले बिल्कुल भी पता नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ देख सकता है। हालांकि उसके युद्ध के तजुर्बे को भी इसका श्रेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि कमजोरी को पहचानना और उसका फायदा उठाना आखिरकार दो अलग अलग बातें थी। क्या तुम हार मानोगे या ये देखना चाहोगे कि क्या मेरी ऊर्जा तुम्हारे गले तक पहुंचने तक बची रहेगी? ध्रुव ने उसी के शब्दों में उसका मजाक उड़ाया। वह खुद को रोक रहा था, अपनी किसी भी नई तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि इस मैच के बाद उसका नाम दूर दूर तक जाना जाएगा, इसलिए वह हर कीमत पर अपनी असली ताकत और सबसे जरूरी बात, अपने तत्व की असलियत को छिपाना चाहता था। ईको को एक साधारण कठपुतली माना जा सकता है जो रंग में केवल काली है। शैडो स्टेप्स तकनीक को दूसरे तत्वों की रैंक 0 की मूवमेंट तकनीक से अलग पहचानना मुश्किल था। उसकी मार्शल आर्ट काफी अजीब थी, लेकिन क्योंकि उसके मूल रूप कमाइटाची कला के नाखूनों से लिए गए थे, इसलिए उसे वायु तत्व का योद्धा समझने की गलती हो सकती थी। भले ही उन पर शक हो, फिर भी इस बात की संभावना कम ही थी कि एक साधारण अफवाह किल्विश परिवार के कानों तक पहुंच पाएगी। इसलिए वह लड़ाई को लंबा खींचने के बजाय जल्द जीत हासिल करना पसंद करेगा। अगर मैनुअल ने अपने मजाक के कारण कोई गलती की, तो उसे पूरा भरोसा था कि वह उसे जीत के निर्णायक वार में बदल सकता है। मैनुअल ध्रुव के झांसे में नहीं आया, बल्कि उसने अपनी तलवार फिर से ध्रुव की ओर तान दी। उससे बिजली की तेज किरणें निकलीं, लेकिन ध्रुव ने तुरंत हवा में वापस छलांग लगाई और अपनी उड़ान के जरिए उनके बीच की दूरी को फिर से कम कर दिया। कुछ ही मिनटों में ध्रुव मैनुअल के सामने था और मैनुअल को उसके हमले से बचने के लिए बिजली की अपनी सुरक्षा का सहारा लेना पड़ा। वे एक बार फिर अलग हो गए, लेकिन इस बार मैनुअल के पैरों पर 2 गहरे घाव थे। बिना संभलने का समय मिले 20 से अधिक तकनीकों का जाप करने के कारण उसका चेहरा काफी पीला पड़ गया था। इस रणनीति को जारी रखने के लिए उसकी मानसिक ऊर्जा काफी नहीं होनी चाहिए। आखिर उसकी योजना क्या है? ध्रुव को शक हुआ। उसका विरोधी ना तो घबरा रहा था और ना ही वो लापरवाही भरे हमलों का सहारा ले रहा था। मैनुअल की आंखें शांत और एक जगह टिकी थीं, किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं जिसने हार मान ली हो। मैनुअल ने अपनी तलवार दोबारा उठाई और तकनीकों का प्रयोग फिर से शुरू कर दिया। घटनाएं पहले की तरह ही घटीं। ध्रुव हवा में उड़ता रहा, अपने हमलों से बचता रहा और धीरे धीरे अपने विरोधी के करीब पहुंचता गया। लेकिन जैसे ही ध्रुव उस पर हमला करने वाला था, मैनुअल ने अपना हथियार जमीन में गाड़ दिया। उसकी तलवार के हैंडल से लेकर आसपास के इलाके तक एक भीषण तूफान फैलने के कारण एक बड़ा विस्फोट हुआ। फिर भी ध्रुव को कुछ ऐसा होने की उम्मीद थी और उसने शांति से ईको के शरीर में घुसने का फैसला किया ताकि वो उसकी शक्ति का सामना कर सके। तूफान के कारण ईको कई बार नष्ट हो गया और कई चिंगारियां ध्रुव के शरीर पर गिरीं, जिससे उसकी त्वचा जल गई और फट गई। फिर भी ध्रुव की आंखें जरा भी नहीं हटीं और तकनीक के केंद्र यानी मैनुअल पर टिकी रहीं। उसने अपनी दाहिनी तलवार से प्रहार किया और जैसे ही वो मैनुअल के गले तक पहुंची, उसने उसे रोक दिया। मैनुअल ने अपना सिर उठाया और पागलों की तरह मुस्कुराया, जिससे उसका जादू और भी प्रभावी हो गया। ये बेवकूफ अपनी हार मानने के बजाय नियमों को तोड़कर मुझे मारना ज्यादा पसंद करेगा। ध्रुव ने जानबूझकर अपनी दूसरी तकनीकों का उपयोग ना करने और अपने शरीर से हमले को सहने का विकल्प चुना था, लेकिन अंत में वो खुद को उस स्थिति में पाया। मैनुअल पर अपनी पूरी मानसिक शक्ति केंद्रित करते हुए उसकी आंखें एक गहरी रोशनी से चमक उठीं। उस पल मैनुअल ने जो महसूस किया वो एक ठंडे दबाव के समान था जो उसके मानसिक क्षेत्र पर हमला कर रहा था। जैसे ही उसके गोले में दरार दिखाई दी, जादू का असर रुक गया और वो मौके पर ही बेहोश हो गया। तूफान थम गया और ध्रुव पूरी तरह से चोटों से ढका हुआ दिखाई दिया और मैनुअल उसके पैरों के पास बेहोश पड़ा हुआ था। भीड़ कुछ पल के लिए शांत रही, फिर अचानक जोरदार हंगामा मच गया। लेकिन ध्रुव के शरीर के हर हिस्से से शुद्ध गुस्सा निकल रहा था और उसकी हत्या करने की मंशा साफ तौर पर उसके नीचे मौजूद युवक पर केंद्रित थी। बॉस करो, तुम जीत गए। बुजुर्ग लेखराज उसके बगल में प्रकट हुए और धीमी आवाज में बोले। ध्रुव ने अपना सिर नहीं उठाया, बल्कि अपना दबाव कम कर लिया। ये अजीब बात है कि जब मेरी तलवार उसकी गर्दन पर थी, तब आपने उसे नहीं रोका। ध्रुव ने सपाट स्वर में कहा और अंत में प्रोफेसर की ओर मुड़ते हुए उन्हें एक चौड़ी, बनावटी मुस्कान दी। अगर आप मेरी जांच करना चाहते हैं तो कम से कम डैनियल को भेजें।
वो बोलता रहा और फिर अचानक अखाड़े के बाहर निकलने के रास्ते की ओर मुड़ गया। अपने ही खून से लथपथ उस युवक को जाते हुए देखकर बुजुर्ग लेखराज की आंखें एक गहरी चमक से दमक उठीं। लिन उसके बगल में आकर खड़ी हो गई और उसने मैनुअल के सिर पर हाथ रख दिया। ये मामूली चोट है, लेकिन उसे कम से कम 1 महीने के पूर्ण आराम की जरूरत है। बुजुर्ग लेखराज ने अपनी निगाहें उस दिशा से हटाए बिना सिर हिलाया जहां ध्रुव गया था। ध्रुव, उसने सचमुच ये कर दिखाया। 18 साल की उम्र से पहले ही रैंक 2 का योद्धा बन गया। अविश्वसनीय। क्या आपको वाकई नहीं पता कि उसकी दूसरे तकनीकों में उसकी पकड़ किस स्तर की है? लिन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, और जैसा कि आपने देखा, वो अपनी पूरी ताकत दिखाने से बच रहा है। क्या आपको यकीन है कि मैनुअल को जारी रखने देना ही सबसे अच्छा फैसला था? अंततः बुजुर्ग लेखराज ने हरकत की और मैनुअल के शरीर पर एक तकनीक फेंकी, जिससे वो मौके पर ही गायब हो गया। मुझे उसकी तरक्की की हद जाननी थी। क्या होगा अगर उसे अकेडमी से नफरत हो जाए? उसे हमारी ज़रूरत है और वो जानता है कि शाही विरासत के लिए हमें उसकी ज़रूरत है, लेकिन हमें उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर हम डैनियल जैसी प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति को खो देते हैं तो ये बहुत दुख की बात होगी। बुजुर्ग लेखराज के विचार देश के व्यापक हालात से जुड़े थे। डैनियल की कुलीन परिवारों की नई पीढ़ियों के नेता बनने के साथ राज परिवार को किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो ताकत और प्रतिभा में उनका मुकाबला कर सके। हालांकि ध्रुव को महाद्वीप की राजनीति से कोई लेना देना नहीं था और वो खून से लथपथ शरीर के साथ नदी के उद्गम स्थल की ओर चल पड़ा। इन हुक्म चलाने वालों की ऐसी की तैसी। नदी के किनारे चलते हुए ध्रुव मन ही मन उन्हें कोस रहा था। अपने घर के सामने पहुंचते ही उसने दरवाजे पर जोर से खटखटाया। आइवर, हम यहाँ से जा रहे हैं। आइवर को उस छोटे से घर से बाहर आने में ज्यादा समय नहीं लगा। ध्रुव को खून से लथपथ देखकर वो थोड़ा हैरान रह गया। क्या वो इतना ताकतवर था? ध्रुव ने गहरी सांस ली और सीधे नदी के उद्गम, जहां से नदी शुरू होती है, की ओर मुड़ गया। नहीं, उन्होंने मेरी जीत में बस इसलिए देरी करवाई ताकि वो देख सकें कि मैं अपनी और कितनी ताकत दिखाता हूँ। आइवर तुरंत समझ गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो क्या तुमने और ताकत दिखाई? ध्रुव ने बस नाक से आवाज निकाली, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने शरीर पर ध्यान लगाया। उसकी हड्डियों से एक हल्की ठंडी चमक निकल रही थी। जैसे जैसे वो चलने लगा, उसके कई घाव भरने लगे और उसकी जली हुई चमड़ी के नीचे नई खाल बनने लगी। क्या तुम्हें साधना में कोई और सफलता मिली है? आइवर ने उसके शरीर के ठीक होने की रफ्तार देखी और काफी हैरान हुआ। मैं कुछ समय पहले ही शरीर की मजबूती के मामले में तीसरे रैंक के ऊपरी हिस्से में पहुंच चुका हूं। ये मामूली चोटें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक वे नदी के उद्गम तक पहुंचे, तब तक उसके सभी घावों से खून बहना बंद हो गया था और जलने के निशान भी ठीक होने लगे थे। ये जगह मेरी उम्मीद से बेहतर है, ध्रुव ने सोचा। जैसे जैसे वो स्रोत के करीब पहुंचता गया, घर का आकार बढ़ता गया और वहां मौजूद ऊर्जा का घनत्व, गाढ़ापन और भी बढ़ गया। ये ऊर्जा उतनी तो नहीं थी जितनी उसे किसी खास आशीर्वाद वाली जगह पर मिलती, लेकिन फिर भी ये साधना करने के लिए एक शानदार जगह थी। सामने जो आखिरी घर नजर आया, वो एक 2 मंजिला इमारत थी, जिसकी पहली मंजिल पर एक बड़ी बैल्कनी थी। ध्रुव सीधे दरवाजे की ओर बढ़ा और अपने अकेडमी के टोकन को उसकी ओर किया। दरवाजे से एक मशीन जैसी आवाज आई और वो खुल गया। ध्रुव ने बिना सोचे समझे उसे धक्का देकर खोल दिया। छोटे मालिक, आपका फिर से स्वागत है। जैसे ही दरवाजा खुला, 3 खुशमिजाज आवाजें सुनाई दी। अच्छे कपड़े पहने 3 लड़कियों ने उनका स्वागत किया, लेकिन जब उन्होंने ध्रुव को खून से लथपथ और आइवर को फटे हालत में देखा, तो वे हकलाने लगीं। उनमें से एक ने कांपती हुई आवाज में बोलने की हिम्मत जुटाई, मास्टर मैनुअल कहाँ है? ध्रुव अखाड़े में हुई घटनाओं से अभी भी चिढ़ा हुआ था, इसलिए उसने समझाने में समय बर्बाद नहीं किया। ये घर अब मेरा है, उसका सामान समेटो और यहां से निकल जाओ। अगर थोड़ी देर बाद भी तुम मुझे यहां दिखी तो मैं तुम्हें खुद धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। अपनी बात को और वजनदार बनाने के लिए उसने अपनी थोड़ी सी खौफनाक आभा बाहर छोड़ी। नौकरानियां घबरा गईं और जल्दी से अपने पुराने मालिक का सारा सामान उठाकर मुख्य दरवाजे से भाग खड़ी हुई। तीनों सुंदरियों को घर से बाहर जाते देख आइवर ने अपना सिर हिलाया। तुमने उन्हें रोकने क्यों नहीं दिया? हम खूब मजे कर सकते थे। ध्रुव ने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया और आइवर की ओर घूर कर देखा। मुझे सोने का भी मुश्किल से समय मिलता है और तुम चाहते हो कि मैं और समय बर्बाद करूं?
साथ ही अब से मैं जो कुछ भी करूंगा वो पूरी तरह से गुप्त होना चाहिए। मैं उन कमजोर लोगों को अपने घर में इधर उधर घूमते हुए नहीं देख सकता। आइवर ने और भी शिकायतें की। लेकिन वे कितनी सुंदर थीं। तुम ऐसे फैसले लेते समय अपने बेचारे गुरु के बारे में क्यों नहीं सोचते? मेरे बेचारे गुरु को मुफ्त की रोटियां तोड़ना छोड़कर मेरी मदद करनी शुरू कर देनी चाहिए। तुम तो बस शराब पीते हो और सोते रहते हो। खैर, अगर तुम जाली चीजें बनाना शुरू नहीं करते तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये शब्द सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक जोश भरी मुस्कान आ गई। चिंता मत करो, मैं जल्द ही शुरू कर दूंगा। ध्रुव ने पूरे घर का मुआयना किया और खुश हुआ। नीचे और पहली मंजिल को मिलाकर 7 कमरे थे, लेकिन जिस चीज की उसने सबसे ज्यादा तारीफ की वो थी उस घर का अंडरग्राउंड तहखाना। ये साफ सुथरा था और काफी बड़ा था। इसकी दीवारों और फर्श पर कुछ खास लिखावट थी जो इसे और मजबूत बनाती थी। ये एकदम सही है। वो मैनुअल की पुरानी चटाई पर बैठ गया और शांति से अपने पूरी तरह ठीक होने पर ध्यान लगाने लगा। 2 दिनों में ही वो अपनी बेहतरीन हालत में वापस आ गया। ध्रुव चटाई पर पालथी मारकर बैठ गया। उसके चेतना के सागर यानी दिमाग के अंदर की दुनिया में ध्रुव के रूहानी रूप के हाथों में कई छोटे गहरे नीले गोले जमा हो गए। गेंदें आपस में जुड़ती गईं और धीरे धीरे एक बड़े गोले का रूप लेने लगीं, जिससे हल्की रोशनी निकल रही थी। उससे एक हल्की सी दबाव की आवाज निकली, जिस पर ध्रुव ने मन ही मन सिर हिलाया। यह अब पानी जैसी तरल हालत में पहुंच गया है। ये पदार्थ उन गेंदों के मुकाबले ज्यादा गाढ़ा था जो उसने पहले जमा की थीं। वे साफ महसूस कर सकता था कि ये शक्ति अब केवल हवा यानी गैस जैसी नहीं रही, बल्कि उससे आगे बढ़ चुकी है। अब मुझे बस इस तरह की और चीजें बनानी हैं जब तक मेरे पास जाली दस्तावेज बनाने के लिए काफी स्याही ना जमा हो जाए। 1 हफ्ता धीरे धीरे बीत गया, जिसमें ध्रुव ने मुख्य रूप से अपने चेतना के सागर में ऊर्जा को जमा करने पर ध्यान केंद्रित किया। जब उसे लगा कि उसका सिर दर्द फिर से शुरू होने वाला है तो उसने रुकने का फैसला किया। उसके दिमागी क्षेत्र में समुद्र के ऊपर एक गहरे नीले रंग की झील दिखाई दे रही थी, जिससे बहुत भारी दबाव महसूस हो रहा था। लेकिन ध्रुव ने इसे बस लापरवाही से देखा। वे रैंक 2 का योद्धा था। रैंक 1 के साधकों के लेवल की ऊर्जा उसे परेशान करने के लिए काफी नहीं थी। अगर मैं और सोखता रहा तो मैं इसे ठोस ऊर्जा के लेवल तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन मेरा सिर दर्द वापस आ जाएगा। मुझे बस इस प्रक्रिया का कुछ अनुभव लेने के लिए इसका टेस्ट करना चाहिए। आइवर, उसने अपने गुरु को बुलाया जो तहखाने के कोने में शांति से खर्राटे ले रहा था। आइवर ने अपनी आंखें खोली। उसे ध्यान लगाने में थोड़ा समय लगा। क्या है? ध्रुव ने धैर्य के साथ उसके जागने का इंतजार किया और शांत भाव से जवाब दिया, मैं शुरू करने के लिए तैयार हूं। मैंने ठोस चरण में सफलता पाने के लिए काफी सामग्री जुटा ली है। उसके चेतना के सागर में ऊर्जा की मात्रा उसके दांतियन में मौजूद मात्रा के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। हालांकि चूंकि ये उसकी मानसिक ताकत के साथ मिली हुई थी, इसलिए इसे दबाकर उतना ही गाढ़ा किया जा सकता था जितना उसके दांतियन में था। आइवर खड़ा हो गया और अपनी उत्तेजना को काबू में रखने की कोशिश की। अब तुम्हें इसमें अपनी इच्छा डालने के लिए इसे दोबारा साफ और पक्का करना होगा। याद रखना, सरल इरादों को अपनी ऊर्जा पर छापना आसान होता है, इसलिए किसी सरल और जानी पहचानी चीज से शुरुआत करने की कोशिश करना। ध्रुव ने कुछ देर सोचा और मन ही मन फैसला कर लिया। उसका रूहानी रूप अंधेरी झील में समा गया और वे दोनों नीचे समुद्र में उतर गए। ध्रुव ने अपने मन में उन सभी पलों को याद किया जब उसकी तलवारों ने उसके दुश्मनों को सफाई से 2 हिस्सों में काट दिया था। उसके पास अपनी लड़ाइयों की बहुत सारी यादें थीं। जब उसने पहली बार रैंक 1 के 4 आंखों वाले भेड़ियों से लड़ाई की थी, तब से लेकर अखाड़े में अपनी हाल ही की लड़ाई तक उसका लड़ने का तरीका हमेशा 2 गुणों पर टिका रहा है। उसने उस अंधेरी झील पर अपनी तेजी का मतलब छापने की कोशिश की, उन यादों पर ध्यान लगाते हुए जहां उसने अपने दुश्मनों को एक ही वार में मार गिराया था। इस प्रक्रिया में काफी समय लगा। उसे पहले अपनी मानसिक ताकत को तेजी के अपने विचार के साथ एक सुर में करना था
और फिर अंधेरी झील में और अधिक मानसिक ताकत मिलानी थी ताकि ऊर्जा का स्वभाव वैसा बन सके जैसा वो चाहता था। एक और हफ्ता बीत गया। आइवर शांति से उसके ठीक बगल में खड़ा होकर नतीजे का इंतजार कर रहा था। 7वें दिन की रात को ध्रुव ने अपनी आंखें खोलीं और अपना हाथ आगे की ओर फैलाया। उसकी हथेली पर एक नीला तरल पदार्थ शांति से तैर रहा था। उस छोटे से तालाब की हर बूंद एक छोटे से ब्लेड जैसी दिखती थी और उससे हल्की सी तेजी महसूस होती थी। आइवर तुरंत उस तरल पदार्थ के पास पहुंचा और बीच बीच में कुछ बुदबुदाते हुए सावधानी से उसकी जांच करने लगा। कैसा है? ध्रुव ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। तुम्हारी मानसिक ताकत इसमें बहुत ज्यादा मिल गई है। तुम देख सकते हो कि इसके रंग से तुम्हारे तत्व के रंग पूरी तरह गायब हो गए हैं। हालांकि पहली बार के लिए तुमने जो इच्छा शक्ति इसमें डाली है वो पक्का औसत से ऊपर है। तुम इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके रैंक 1 की निम्न स्तर की लो लेवल की चीज बना सकते हो। आइवर के फैसले से उसे थोड़ी निराशा हुई। बस निम्न स्तर का? लेकिन मैंने तरल अवस्था वाली ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। आइवर ने अपना सिर हिलाया। इसमें बहुत ज्यादा मानसिक ताकत मिली हुई है, जिससे इसकी कुछ शक्ति कम हो गई है। अगली बार तुम्हें इसे सीधे उस मानसिक ताकत से तैयार करना चाहिए जिसमें तुम्हारी इच्छा शक्ति पहले से मिली हो। इस तरह तुम केवल एक ही बार मेहनत करोगे, जिससे शुरुआती ऊर्जा की ज्यादा ताकत बची रहेगी। ध्रुव को उसकी बात समझ में आ गई और उसने सिर हिलाया। पिछली बार मैंने इसे केवल इसलिए तैयार किया था क्योंकि मैं इसे आइवर को दिखाना चाहता था, लेकिन मैंने कोई खास इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं किया। मैं बस इसे कंट्रोल करना चाहता था। अब से मुझे बस ऊर्जा को नुकसान ना पहुंचाने लायक बनाना चाहिए और इसे अपनी चेतना के सागर में तब तक छोड़ देना चाहिए जब तक मैं ये तय ना कर लूं कि इसके साथ क्या करना है। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, उसके मन में एक विचार आया। आइवर, क्या मैं अपने दांतियन से ऊर्जा नहीं ले सकता? इससे जमा करने में लगने वाला समय कम हो जाएगा और तैयार करते समय ऊर्जा की बर्बादी भी कम होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझे जो किताबें दी हैं, उनमें इस बारे में इतनी कम जानकारी क्यों है? आइवर ने चिढ़कर ध्रुव की ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि किसी साधक के लिए यह आम बात है कि उसका दिमागी क्षेत्र उसके दांतियन से ज्यादा ऊंचे लेवल पर हो? तो क्या ये मुमकिन है? आइवर ने आह भरी और सिर हिलाते हुए थोड़ी शराब पी ली। अगर तुम अपने दांतियन की ऊर्जा के दबाव को झेल सकते हो तो हाँ, फिर भी मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि फिलहाल अपनी इच्छा शक्ति को और गहरा करने पर ध्यान दो, ताकि तुम्हें ऊर्जा के साथ कम मानसिक ताकत मिलानी पड़े। और मैं ये कैसे करूं? ये कहते हुए ध्रुव ने अपने कंधे उचका दिए। उसे जो नोट्स मिले थे उनमें ज्यादातर अलग अलग तरीकों के बारे में लिखा था। हालांकि उनमें यह भी कहा गया था कि इच्छा शक्ति से जुड़े मामले निजी होते हैं और हर योद्धा को इसे जाहिर करने का अपना तरीका खोजना होता है। वैसे इस विषय पर कोई आम नियम नहीं है। आमतौर पर मजबूत जज्बात ही मजबूत इच्छा शक्ति को जन्म देते हैं। तुम्हें उस मतलब को ताकतवर बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिसे तुम दिल से चाहते हो। ये काफी धुंधला सा है। मुझे लगता है कि मैं तब तक प्रयोग करता रह सकता हूं जब तक मैं इसमें माहिर ना हो जाऊं। जब आपने अपने चाकू के लिए इच्छा शक्ति बनाई तो आपने किन बातों का ध्यान रखा? इस सवाल पर आइवर दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया और एक घूंट शराब पी ली। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे साधना में कभी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं बस एक साधारण कुलीन व्यक्ति था। मुझे एक सुंदर स्त्री से प्रेम हो गया और वह भी मुझसे उतना ही प्रेम करती थी, लेकिन मेरी सामाजिक हैसियत इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसकी शादी दूसरे परिवार में हो गई। उसी पल से कुदरत से तालमेल बिठाने का तरीका मेरे लिए बेकार हो गया। जिस पल शवन और पृथ्वी को यह महसूस होता है कि तुम उनके न्याय में भरोसा नहीं करते, उसी पल तुम ऊर्जा की भाषा सुनने के सारे मौके खो देते हो। ध्रुव की आंखें समझ के साथ चमक उठीं। तो ये जन्म से मिला गुण नहीं है,
बल्कि ये आपके अनुभवों और विचारों पर निर्भर करता है। लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहता था। आखिर वो मेरे जीवन का प्यार थी। उसे वापस लाने के लिए ताकतवर बनने में साधना का रास्ता बहुत धीमा था। इसलिए मैंने तत्व निर्माण यानी एलिमेंटल फोर्जिंग के तरीके पर सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया, क्योंकि ये मेरी शक्ति बढ़ाने का सबसे तेज तरीका था। मैंने उसके लिए अपने प्यार और दुनिया की नाइंसाफी के लिए अपने गुस्से को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा को तैयार किया। मैंने 2 साल तक इस तरीके को टेस्ट किया, तब जाके अंत में एक स्थिर चीज बना पाया। मैंने दांतियन के तीसरे लेवल के ठोस चरण पर ऊर्जा का प्रयोग किया और एक ऐसा हथियार बनाया जो वीरों के दर्जे के योद्धाओं की ताकत दिखा सकता था। क्या वो ये कह रहा है कि अलग अलग रैंक के बीच की रुकावटों को पार करना मुमकिन है? मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। कमजोर सामान से भी शक्तिशाली चीज बनाना मुमकिन है, लेकिन तुम्हें हमेशा किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जो उस चीज का लेवल बढ़ा सके। मेरे मामले में ये मेरी इच्छा शक्ति थी जिसने मेरी रचना को सीधे वीरों की श्रेणी में पहुंचा दिया। ध्रुव ने इज्जत के साथ अपना सिर झुका लिया। इतने गहरे जज्बात, मुझे हैरानी होती है कि क्या मुझ में भी कुछ ऐसा ही है। फिर भी एक अकेला हथियार, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक विशाल कुलीन परिवार की पूरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं हार गया, इसलिए मैंने उससे भी अधिक शक्तिशाली कुछ बनाने का फैसला किया। मेरी अभी की मानसिक शक्ति उसी फैसले का नतीजा है। कहानी खत्म होते ही आयवर ने अपना घड़ा खाली कर दिया और कड़वी मुस्कान के साथ ध्रुव की ओर देखा। हमारा रास्ता विरोधाभासी है। हमें अपनी चीजें बनाने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है, लेकिन अपनी हदों को जानने के लिए हमें खुद पर काबू रखने की भी जरूरत है। बुनियादी बातों पर ध्यान दो और तब तक आगे मत बढ़ो जब तक तुम्हें पूरा भरोसा ना हो जाए कि तुम्हारे पास प्रक्रिया पूरी करने के लिए जरूरी सब कुछ है। अपने गहरे जज्बातों का इस्तेमाल रचना करने के लिए करो, ना कि अपने कार्यों को चलाने के लिए। अब रचना करने की प्रक्रिया की आदत डाल लो। जब तुम कुछ स्थिर बनाने में सफल हो जाओगे तो मैं तुम्हें अपनी विरासत सौंप दूंगा। इतना कहकर वो खड़ा हुआ और सीढ़ियां चढ़कर ध्रुव को तहखाने में अकेला छोड़कर चला गया। यहाँ कहानी का अगला भाग है, जिसे भारतीय पाठकों के लिए आसान और बोलचाल की हिंदी में लिखा गया है। सारे नाम और शब्द आपके बताए अनुसार बदल दिए गए हैं। अकेडमी में तीसरे साल का इस्तेमाल छात्र आमतौर पर अपने भविष्य के काम में महारत हासिल करने के लिए करते थे। जब तक कोई खुद मांग न करे, कोई क्लास नहीं होती थी। अकेडमी का मैदान ज्यादातर खाली रहता था क्योंकि सभी छात्र अपने अपने काम में बिजी रहते थे। अकेडमी में 2 साल बिताने के बाद ज्यादातर छात्र लगभग 20 साल के हो गए थे। ध्रुव जैसे कुछ ही छात्र थे जो इस समय का इस्तेमाल अपनी साधना का लेवल बढ़ाने के लिए कर रहे थे। ध्रुव इस समय अपने घर के तहखाने में था और जाली सामग्री यानी फोर्ज्ड मटेरियल बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी पहली कोशिश के बाद 2 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन उसे अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। धीर, ध्रुव ने सूरे बाघ की हड्डी फेंक दी। जैसे ही जादुई जानवर की हड्डी का वो टुकड़ा हवा में उड़ा, वह तहखाने की दीवार से टकराया और फट गया। धमाके से कमरे की दीवारों पर लिखी लिखावट झिलमिलाने लगी। एक और असफलता। मैंने अपनी तैयार की हुई सारी ऊर्जा भी खत्म कर दी। तत्व निर्माण बाकी तरीकों से बिल्कुल अलग था। इसमें तांत्रिकों को किसी चीज का मतलब सिर्फ लिखना नहीं होता था, बल्कि उन्हें अपने चेतना के सागर में जमा ऊर्जा को उस चीज के अंदर एक मसाले की तरह इस्तेमाल करना होता था जिसे वे बना रहे थे। इसका असली मतलब उनकी ऊर्जा और मानसिक ताकत के मिश्रण में ही छिपा था। आखिरकार यही मिश्रण उस जादुई चीज का मुख्य मसाला होना था। इसीलिए इसे जाली बनाना कहते थे। लेकिन सिर्फ ये मिश्रण ही काफी नहीं था, इसे दूसरी सही चीजों के साथ मिलाकर तैयार करना जरूरी था। इसीलिए इसका नाम तत्व निर्माण पड़ा, क्योंकि योद्धा को अपने तत्व से मेल खाने वाली चीजों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती थी। सूरे बाघों की हड्डियां ध्रुव के तत्व अंधकार के लिए बिल्कुल सही नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी उनके साथ अनुभव लेने का फैसला किया, क्योंकि अंधकार तत्व वाला जानवर खोजने के लिए उसे एकेडमी छोड़नी पड़ती। वो ऐसा तब करना पसंद करेगा जब उसके पिछले मिशन को 2 महीने हो गए हों, ताकि वो अपने समय का पूरा फायदा उठा सके। ध्रुव फर्श पर बैठ गया। वो काफी थका हुआ था। विरोधी तत्व होने के अलावा एक और समस्या ये है कि इस प्रक्रिया पर मेरा कंट्रोल अभी कच्चा है।
मुझे लगता है कि तजुर्बा मिलने के साथ ही मैं बेहतर हो सकता हूं। उसे अपने दिमाग में बनाए गए मिश्रण पर काबू रखकर उस चीज को आकार देना था। इसके लिए बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत थी, क्योंकि उसे इसका इस्तेमाल दूसरी सामग्रियों के आकार को बदलने के लिए भी करना था। मुझे ऊर्जा को फिर से जमा करने की जरूरत है। नए घर में आने से उसकी रोजाना की जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। वो हमेशा रात में अपने शरीर और दांत्यान यानी ऊर्जा केंद्र का अभ्यास करता था, जबकि दिन का इस्तेमाल वो अपने दिमाग को ट्रेन करने और अपने दूसरे कामों में करता था। उनमें से एक काम जाली दस्तावेज बनाने का भी था। ध्रुव ने अपने दिमागी क्षेत्र को फिर से ऊर्जा से भरने में 5 दिन बिताए। अब उसे इसकी आदत हो गई थी, इसलिए उसकी रफ्तार बढ़ गई थी। हालांकि इस बार उसने इसे पूरी तरह तैयार नहीं किया, बल्कि इसे सिर्फ नुकसान ना पहुंचाने लायक बना दिया और इसमें कोई इच्छा शक्ति नहीं डाली। जब उसने अपनी आंखें बंद की और उस मतलब पर ध्यान लगाने लगा जिसे वो अपनी मानसिक ताकत के जरिए जताना चाहता था, तो उसके मन में समुद्र के ऊपर एक काली झील का नजारा उभरा। गहरे जज्बात, गहरे जज्बात। उसने शुरू में सोचा था कि वह अपने किल्विश परिवार के लिए अपने बदले की भावना का इस्तेमाल अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए कर सकता है, लेकिन भले ही नतीजे उसकी पहली कोशिश से बेहतर थे, फिर भी वे ध्रुव को खुश करने के लिए काफी नहीं थे। ऐसा लगता है कि मेरे ये जज्बात आइवर के लेवल तक निस्वार्थ नहीं है। वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए खुशी खुशी खुद को कुर्बान कर देता, जबकि मैं बलवंत को मारने के बाद भी जिंदा और स्वस्थ रहना चाहता हूं। आखिरकार मेरी सेहत रोशनी की इच्छाओं में से एक थी। ध्रुव ने अपने भीतर मजबूत जज्बातों की तलाश की और उसे अपने पिता के लिए गुस्से से ज्यादा ताकतवर केवल एक ही चीज मिली। मुझे हैरानी है कि क्या मेरी महत्वाकांक्षा सफल होगी। उसने ध्यान लगाया और उन एहसासों को याद किया जो उसने अपनी प्रकृति की परीक्षा के दौरान पहली बार चमकते तारों को देखते समय महसूस किए थे। उसे याद आया कि उसने जिन सबसे शक्तिशाली हमलों को सीखने में इतना समय लगाया था, वे भी एक वीरों की श्रेणी के एक जादुई जानवर के सामने पूरी तरह बेकार साबित हुए थे। उसे घाटी के राजा की याद आई, जो अपनी एक सांस से अपने पूरे झुंड का रास्ता रोक सकता था। उसे केविन याद आया, जिसने अपने शरीर की ताकत से पानी के जादूगर के हमलों का निडर होकर सामना किया था। और अंत में उसे वो घटना याद आई जिसने एक किसान के रूप में उसके इस नए सफर की शुरुआत की थी। एक ड्रैगन, एक शक्तिशाली जानवर जिसे उसने केवल काल्पनिक किताबों में देखा था, ने उसकी ओर आग से बना एक भाला फेंका था। उसे याद था कि जब उसने पहली बार आग के लपटों को एक तीखे हमले का रूप लेते हुए देखा था तो वो कितना हैरान हुआ था। फिर बिना किसी खास दिखावे वाला एक बूढ़ा आदमी शांत भाव से हवा में प्रकट हुआ और एक हाथ से उस हमले को रोक दिया। सिराज यानी थॉमस किल्विश, जिसे उसने अपने नए जीवन में पहले योद्धा के रूप में पहचाना था, उसके मन में उस ईश्वरीय छवि का साक्षात रूप था। तभी मेरी महत्वाकांक्षा का जन्म हुआ। ध्रुव को इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे उसने उन यादों को ताजा किया, उसकी आंखें चमकने लगीं। उसकी बंद पलकों से एक हल्की रोशनी निकलने लगी। उसने उस पल में महसूस किए गए जज्बातों पर ध्यान लगाया जो उसकी पूरी जिंदगी में उसके साथ रहे थे। फिर उसने आकाश में उड़ती हुई एक तलवार की कल्पना की। ऐसा कभी नहीं हुआ था और ना ही ध्रुव ने कभी ऐसा देखा था। यह सब उसकी कल्पना थी। तलवार हवा में लहराते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटते हुए आगे बढ़ी। आकाश से ड्रैगन आधे कटे हुए गिरे, पहाड़ अलग हो गए, समुद्र 2 भागों में बंट गए। एक समय ऐसा भी आया जब आकाश की सतह भी तलवार की तेजी का सामना नहीं कर सकी थी। ये 2 भागों में बंट गई, जिससे दूर एक काला स्थान दिखाई दिया जो छोटे छोटे चमकदार बिंदुओं से भरा हुआ था। उस समय ध्रुव के दिमागी क्षेत्र में स्थित काली झील समुद्र में डूबी हुई थी। ध्रुव की मानसिक ताकत के भीतर 3 दिन बिताने के बाद ये एक अलग रूप में सामने आई। ये अभी भी काले रंग की थी, जिसमें नीले रंग की कुछ झलकियां थीं, लेकिन इसे अब झील कहना नामुमकिन था। ये पतली थी और इसके दोनों किनारों पर नुकीले सिरे थे। ये देखने में बिना हैंडल के तलवार के ढांचे जैसी थी। मेरे अभी के तजुर्बे के हिसाब से यही सबसे अच्छा नतीजा हो सकता है जिसकी मैं उम्मीद कर सकता हूं। ध्रुव ने अपने दिमागी क्षेत्र में ऊर्जा की जांच करते हुए सोचा, चलो इससे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। उसके हाथ में सूर्य बाघ की एक और हड्डी आ गई।
ध्रुव ने अपने दिमागी क्षेत्र में ऊर्जा के एक छोटे से हिस्से को सावधानी से कंट्रोल किया और धीरे धीरे उसे हड्डी में डाल दिया। उसमें तुरंत दरार पड़ने लगी। जादुई जानवर का वो टुकड़ा उस बाहरी पदार्थ का विरोध कर रहा था, लेकिन ध्रुव ने ऊर्जा को कंट्रोल करके उस चीज को स्थिर रहने के लिए मजबूर किया। उसने हड्डी को घेरने के लिए अपनी मानसिक ताकत और दांतियन में मौजूद ऊर्जा का इस्तेमाल किया। उसके हाथ में मौजूद चीज के चारों ओर एक काली झिल्ली यानी परत दिखाई दी। ये जाली बनाने की प्रक्रियाओं में बताए गए ऊष्मायन के तरीकों में से एक था। इसके चारों ओर मौजूद झिल्ली की वजह से हड्डी बाहर की ओर टूट नहीं सकी और उसे ध्रुव की ऊर्जा के साथ मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसका रंग बदल गया। पहले यह हल्के सफेद रंग का था जिसमें लाल रंग की झलक थी, फिर यह गहरा हो गया और बैंगनी रंग के शेड्स के साथ भूरा हो गया। फिर ध्रुव ने उसे कंट्रोल करके उसका आकार बदल दिया। झिल्ली के अंदर इसका आकार धीरे धीरे बदल गया। ये धीरे धीरे पतला और घना होता गया और इसके किनारे धीरे धीरे तेज होते गए। लेकिन ध्रुव ने एक पल के लिए उस चीज के अंदर मौजूद ऊर्जा पर अपना कंट्रोल खो दिया, जिससे एक ऐसा रिएक्शन शुरू हो गया जिसने दो अलग अलग पदार्थों के बीच के नाजुक संतुलन को बिगाड़ दिया। सत्यानाश हो! ध्रुव ने जल्दी से झिल्ली को गला दिया और हड्डी को तहखाने के एक कोने में फेंक दिया। दीवार तक पहुंचने से पहले ही हड्डी फट गई, जिससे पूरा कमरा कांप उठा। खैर, मेरी तैयार की गई ऊर्जा की बेहतर शुद्धता की वजह से चीज की ताकत पक्का बढ़ गई है। फिर भी मैं इसे दूसरी सामग्रियों के साथ जबरदस्ती मिला नहीं सकता। ये सिर्फ उसकी स्याही और उसके इस्तेमाल की जा रही सामग्री के बीच अलग अलग तत्वों का मामला नहीं था, बल्कि प्रक्रिया के दौरान उसका कंट्रोल अभी भी कच्चा था। ये कुछ वैसा ही था जैसा कि उसे एक रक्त साथी बनाने के लिए जादुई जानवर के खून को अपनी ऊर्जा में मिलाना पड़ा था, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल और गहरा था। आखिरकार वो हड्डी की बनावट में ही बदलाव कर रहा था। उसे उस चीज को पूरी तरह बर्बाद किए बिना ऐसा करने का सही तरीका खोजना था। सबसे बुरी बात यह है कि हर चीज की बनावट अलग अलग होती है, इसलिए उसे अलग तरीके से संभालना पड़ता है। सूर्य बाघों की हड्डियों के साथ मेरा तजुर्बा भविष्य में बनने वाली चीजों पर लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि कोई स्थिर चीज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज पर बहुत सारे प्रयोग करने की जरूरत होगी। अलग अलग सामग्रियों से अलग अलग चीजें बनेंगी, भले ही बनाने में इस्तेमाल की गई ऊर्जा पर एक ही इच्छा शक्ति छपी हो। असल में मैं तब तक कोशिश करता रह सकता हूं जब तक कि मैं कुछ संतोषजनक ना बना लूं। उस पल से 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका था। ध्रुव पहले ही 2 महीने से तहखाने में रह रहा था। वहां से धमाके की आवाजें लगातार आती रहती थीं और आइवर को अब तक इसकी आदत हो चुकी थी। लगभग रात हो चुकी है। साधना शुरू करने से पहले 2 और धमाके होने चाहिए, आइवर ने सोचा। वह अपने छात्र के साथ काफी समय से रह रहा था, इसीलिए उसे उसकी दिनचर्या पूरी तरह से याद हो गई थी। समय बीतता गया, लेकिन तहखाने से अब कोई विस्फोट की आवाज नहीं सुनाई दी। क्या उसने आज के लिए हार मान ली? उसे दोष नहीं दिया जा सकता। जाली चीजें बनाने से दिमाग पर बहुत दबाव पड़ता है। हालांकि और समय बीत गया और रात हो गई, लेकिन नीचे वाले कमरे से कोई और आवाज नहीं आ रही थी। कहीं वो घायल तो नहीं हो गया? आइवर परेशान हो गया और ध्रुव की हालत जानने के लिए जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। लेकिन जब वो तहखाने में पहुंचा तो हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ध्रुव खड़ा था और अपने हाथ में मौजूद हड्डी के एक काले टुकड़े को देखकर एक चमकदार मुस्कान बिखेर रहा था। इसकी सतह पर कई दरारें थीं और ये इतना नाजुक लग रहा था कि ध्रुव की एक साधारण सी हरकत भी इसे तोड़ सकती थी। फिर भी इसमें से हल्की सी तेजी यानी शार्पनेस झलक रही थी। आइवर तुरंत अपने छात्र की ओर दौड़ा और उस चीज पर अपनी निगाहें गड़ा दीं। उसने इसे कई कोणों से देखा, यहां तक कि इसका वजन चेक करने के लिए उसने इसे सावधानी से उठाया भी। ध्रुव ने उसे अपनी जगह पर बुत बनकर खड़े देखा। वह सच में ये नहीं जानता था कि उसने जो बनाया है उसकी ताकत या क्वालिटी कैसी है, इसलिए वो आइवर के फैसले का इंतजार कर रहा था। ये पहली ऐसी चीज थी जो फटी नहीं थी। कहने की जरूरत नहीं है कि वह इसकी असली ताकत के बारे में जानकर कितना उत्साहित था। इतना बुरा भी नहीं है। आइवर ने अपनी निगाहें उस काली हड्डी से हटाए बिना ही चुप्पी तोड़ी। तुमने तरल अवस्था के लेवल तक कुछ बनाने में कामयाबी हासिल की है। ऐसा लगता है कि तुमने ऊर्जा को तैयार करने में सुधार किया है। हालांकि इसकी सामग्री के विरोधी तत्वों और बनाते समय तुम्हारे कंट्रोल की कमी के कारण ये उस लेवल के शिखर तक नहीं पहुंच पाई है। ध्रुव ने ध्यान से उसकी बात सुनी और मन ही मन सहमति में सिर हिलाया। उसने जो कुछ भी कहा था वह सच था।
ये बेहद अस्थिर और नाजुक भी है। अगर तुम भाग्यशाली रहे तो एक बार इस्तेमाल करने के बाद ही टूट जाएगा, या अगर तुम भाग्यशाली नहीं रहे तो ऊर्जा डालते ही ये टूट जाएगा। ये तो पक्का जल्द ही टूट जाएगा। हमेशा की तरह ध्रुव ने सबसे बुरे विकल्प के बारे में सोचा। इस नतीजे का ज्यादातर श्रेय तुम्हारे रैंक 2 के चेतना के सागर को जाता है, वरना तुम्हारी जमा की गई ऊर्जा की ताकत की नकल करना लगभग नामुमकिन होता। आइवर ने हड्डी ध्रुव को वापस दे दी और उसके पीछे चला गया। इसे चलाकर देखो। ध्रुव ने हड्डी को ऐसे पकड़ा हुआ था मानो वो अपनी सामान्य तलवारें पकड़े हुए हो। ये चौकोर था जिसके कोने चिकने थे और केवल एक नोक थोड़ी सी नुकीली थी। वह जानता था कि वह इसे सही आकार देने में पूरी तरह से फेल रहा है। उसने थोड़ी सी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए इसे हल्के से घुमाया। वह चीज पल भर में चकनाचूर हो गई और ध्रुव के हाथ में केवल धूल ही बची रही। फिर भी उसके टुकड़ों में बिखरने से पहले उसके सिरे से एक छोटी सी हवा की लहर निकली। वह चिन्ह गहरी थी जिसमें हल्के लाल रंग की झलक थी। वह कमरे के आखिरी छोर पर स्थित दीवार से टकराई और उस पर लिखे सुरक्षा कवच हल्के से झिलमिलाए। उस वार की ताकत गैसी अवस्था में थी। टूटने के दौरान इसने कुछ ऊर्जा खो दी, फिर भी सफलता तो सफलता है। आइवर ने ध्रुव को एक छोटी सी किताब देते हुए कहा, अब तुम ही एकमात्र योद्धा हो जो तत्व निर्माण विधि एलिमेंटल फोर्जिंग मेथड का अभ्यास कर रहे हो। तुम्हारे गुरु के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर हमारे विद्यालय की पूरी विरासत तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम्हारी रचनाएं पृथ्वी को चीर डालें और स्वर्ग को चुनौती दें। ध्रुव ने किताब ली और उसे ध्यान से देखा। अंदर आइवर ने अपना चाकू बनाने के लिए जो भी तरीके अपनाए थे उन सब का ब्यौरा लिखा था। तत्व निर्माण एलिमेंटल फोर्जिंग विधि से तलवार बनाना। जैसे ही उसने शीर्षक पढ़ा वो आइवर की तरफ मुड़ा और एक अजीब सी मुस्कान दी। क्या आपके पास तलवार बनाने की विधि बताने वाली कोई किताब नहीं है? मुझे चाकू में इतनी दिलचस्पी नहीं है। आइवर की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपने घड़े से शराब का एक लंबा घूंट लिया और फिर नाक सिकोड़ते हुए अपने छात्र को डांटा, बेकार की बातों पर ध्यान मत दो और याद रखो कि चीज का असली दम कंसेप्ट ही मायने रखता है, उसका बाहरी रूप तुम जो चाहे रख सकते हो। ध्रुव को अभी भी आइवर की बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था। तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे चाकू के आकार की तलवार बनानी चाहिए? बिल्कुल सही। मुझे अपना चाकू बनाने के लिए सही सामग्रियों का मेल खोजने में 2 साल लग गए। बेशक तुम इसे हूबहू कॉपी नहीं कर सकते, तुम्हारी सामग्री अलग है, इसीलिए तुम्हें अलग चीजों की जरूरत होगी, लेकिन मेरे तजुर्बे तुम्हें बेकार की गलतियों से बचने में जरूर मदद करेंगे। अगर वो ये कह रहा है तो ये सच होना चाहिए। ध्रुव आइवर पर भरोसा कर सकता था क्योंकि वो समझता था कि उस बर्बाद हो चुकी योद्धा की बस एक ही इच्छा थी कि उसका तरीका अगली पीढ़ी तक पहुंच जाए। मेरे पास कई जादुई जानवरों के शरीर हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अंधकार तत्व का नहीं है। मैंने लगभग एक स्थिर चीज बना ली है, लेकिन अगर मेरे पास ऐसी सैकड़ों चीजें भी हों तो भी वे मेरे अभी के लेवल पर मेरे किसी काम की नहीं होंगी। मुझे चुनौती बढ़ानी चाहिए। साथ ही मेरे पिछले मिशन को 2 महीने बीत चुके हैं, इसीलिए अब सामग्री इकट्ठा करने का समय आ गया है। उसे अपनी पहली गंभीर रचना के लिए किन चीजों की जरूरत होगी इसका उसे एक धुंधला सा अंदाजा था, लेकिन उसने तब तक इंतजार करना बेहतर समझा जब तक कि उसे अपने दांतियान में कोई सफलता ना मिल जाए। साथ ही उस योजना में बहुत सारे प्रयोग करने थे और वो अपने प्रयोगों के चक्कर में अपनी ट्रेनिंग को छोड़ना नहीं चाहता था। आइवर, मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ सामान इकट्ठा करना है। आइवर ने शिकायत करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन ध्रुव ने उसे 1000 क्रेडिट फेंककर चुप करा दिया और घर से बाहर निकल गया। ध्रुव अकेडमी के दाहिने हिस्से के बीच में लगे नोटिस बोर्ड के पास गया और उस पर लिखे अलग अलग मिशनों को पढ़ने लगा। इस समय वो किसी खास चीज की तलाश में था। वो कोई आम शिकार नहीं चाहता था। नेरेर देश की सीमा से लगे एरोलैक जंगल के बाहरी इलाके में रात्रि तेंदुओं का झुंड माहौल खराब कर रहा है। झुंड का सफाया करके 50 पुण्यंक प्राप्त करें। शवों को वापस लाकर बोनस के रूप में 100 पुण्यंक प्राप्त करें। बहुत बढ़िया। ध्रुव ने मेज से टोकन उठाया और अकादमी के बाहर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ गया। अकादमी की सड़कें लगभग खाली थीं। सभी छात्र या तो अपने अपने काम में बिजी थे या बाहर मिशन पर गए हुए थे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी था जो अपने खाली समय का इस्तेमाल अपनी जान पहचान बढ़ाने में करता था। उन छात्रों में से एक सफ़ेद सूल था। इस समय वो बाहर जाने वाले रास्ते के ठीक सामने खड़ा होकर जोर जोर से ध्रुव का मजाक उड़ा रहा था। मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो मैच पूरी तरह से फिक्स था। मेरा बेचारा दोस्त मैनुअल अभी भी अपनी चोट से उबर रहा है। तुम्हें पता ही होगा कि वो लॉर्ड डैनियल की बराबरी करने के बेहद करीब था, लेकिन उस दुष्ट की वजह से उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। अगर बुजुर्ग लेखराज न होते तो मुझे नहीं पता कि वैंस उसका क्या हाल कर देता।
छात्रों का एक समूह ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। ये छात्रों का नया बैच था जो पिछले साल आया था और ज्यादातर बड़े परिवारों से था, इसलिए उनके लिए इस तरह की गपशप में शामिल होना आम बात थी। मैं सीनियर सफेद सूल की बातों की पुष्टि कर सकता हूं। मैं दर्शकों में बैठकर उनकी लड़ाई देख रहा था। वेंस ने जरूर धोखा दिया है, वरना मैनुअल के आखिरी हमले से उसका बचना नामुमकिन होता। और क्या तुम वेंस की सबसे घटिया हरकत जानना चाहते हो? उसने मैनुअल का बंगला, जो अकादमी के सबसे ताकतवर छात्र की पहचान था, हड़प लिया और 2 महीने तक खुद को उसमें बंद रखा। अगर ये किसी धोखेबाज का बर्ताव नहीं है तो मुझे नहीं पता कि क्या है। नौजवान छात्रों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाते हुए नफरत भरे भाव दिखाए। चिंता मत करो, मैं सफेद सूल उसके छिपना बंद करते ही सबके सामने उसे चुनौती दूंगा। वे लोग वहां क्या कर रहे हैं? ध्रुव ने सोचा। रैंक 2 का योद्धा बनने के बाद से उसकी सुनने की ताकत में काफी सुधार हो गया था। निकास द्वार के पास पहुंचते ही उसने पूरी बातचीत सुन ली थी। वे उस इलाके में मंडराते क्यों रहते हैं? क्या उन्हें डर है कि मैं अपने कमरे से उनकी आवाज सुन लूंगा? उसका मौजूदा घर छात्रों के समूह के ठीक उल्टी दिशा में था, इसलिए वो इन दोनों चीजों के बीच कुछ संबंध खोजने से खुद को रोक नहीं पाया। मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे उन्हें रोकना चाहिए, इससे पहले कि मेरे दरवाजे पर गुस्से में भरे छात्रों की भीड़ जमा हो जाए। उन सबके हाथ पैर तोड़ना बहुत झंझट का काम होगा। ध्रुव अपने हमेशा की तरह ठंडे अंदाज के साथ धीरे धीरे सफेद सूल के ग्रुप की ओर बढ़ा। उसे अनदेखा करना नामुमकिन था। उसकी मौजूदगी इतनी दमदार थी कि अगर वो जबरदस्ती उसे न दबाए तो लोग उसे महसूस कर ही लेते थे। लेकिन उस समय उसे ठीक यही चाहिए था, अपने और दूसरे छात्रों के बीच के जमीन आसमान के फर्क को दिखाना। जैसे ही छात्रों ने उसकी ओर मुड़कर देखा, वे उसकी पर्सनैलिटी देखकर एक तरह से सम्मोहित हो गए। वो मंझले कद का था, लेकिन उसका शरीर गठीला और शानदार था। उसकी गोरी और साफ स्किन से उसके चेहरे की चमक और भी निखर गई थी। उसकी मानसिक शक्ति की वजह से दिन के उजाले में भी उसकी आंखें चमक रही थीं। ग्रुप की लड़कियों ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि वे उसकी तीखी नजरों को झेल नहीं पा रही थीं। वेवेंस, तुम अपने कमरे से बाहर आ गए? उसे देखकर सफेद सूल हकलाने लगा और नए छात्र कंफ्यूज होकर देखने लगे। वे उसके शुद्ध और शांत स्वभाव का उस छवि से मेल नहीं करा पा रहे थे जो उन्होंने सफेद सूल की कहानियों की वजह से अपने दिमाग में बना ली थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अभी भी यहाँ मौजूद होगे और मेरी बदनामी करने की कोशिश करोगे। मुझे लगा था कि तुम्हारे दोस्तों के साथ जो हुआ वो तुम्हारे लिए काफी बड़ा सबक था। सफेद सोल को याद आया कि जिन छात्रों ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी वे किस बुरी हालत में लौटे थे। वो तुरंत घबरा गया। ये तो गलतफहमी है, मैं कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। उसकी बात बीच में ही रुक गई जब ध्रुव ने सीधे उस पर छलांग लगाई, उसका सिर पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। ऐसा नहीं है कि सफेद सोल के पास हमले से बचने के लिए कोई तकनीक नहीं थी, लेकिन अचानक हुए हमले के असर और ध्रुव के डर ने उसे एक पल के लिए लाचार बना दिया, और ठीक उसी पल का फायदा ध्रुव ने उठाया। उस रईस के सिर ने जमीन में गड्ढा कर दिया और उसमें से खून का हल्का सा निशान निकला। ध्रुव ने सफेद सोल का सिर उसके बालों से उठाया और उसकी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन का इंतजार करने लगा। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम कौन हो बेवकूफ? उसकी बात बीच में ही रुक गई क्योंकि ध्रुव ने उसका सिर वापस जमीन पर दे मारा। उसने उसे दोबारा उठाया और इंतजार किया। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ध्रुव ने उसे वापस गड्ढे में पटक दिया और बाहर खींच लिया। रुको, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी तुम्हारी पीठ पीछे बात नहीं करूंगा। सफेद सोल का चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। ध्रुव ने उसके बाल छोड़े और उसकी ओर मुस्कुराते हुए हल्के से उसका कंधा थपथपाया। क्या ये इतना मुश्किल था? अगली बार अगर मैंने तुम्हें ऐसा कुछ करते हुए पकड़ा तो मैं खुशी खुशी ये टेस्ट करूंगा कि जमीन कितनी गहराई पर तुम्हारे सिर से ज्यादा सख्त हो जाती है। ये शब्द सुनकर सफेद सोल कांप उठा। वो जानता था कि ध्रुव मजाक नहीं कर रहा है। ऐसा दोबारा नहीं होगा, मैं कसम खाता हूं। ध्रुव ने सिर हिलाकर हामी भरी और खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी नजर उस दूसरे छात्र की ओर घुमाई जो सफेद सोल की झूठी कहानियों में हाँ मिला रहा था। मुझे नहीं पता था कि जूनियर अपने सीनियर का मजाक उड़ा सकते हैं। ध्रुव धीरे धीरे दूसरे युवक की ओर बढ़ा। उसकी नजरों ने उसे जकड़ रखा था और उनके बीच की दूरी कम होती चली गई। छात्र कांप उठा। ध्रुव के दबाव के कारण वो बुरी तरह डर गया था। उसे इस बात का भी पता नहीं चला कि ध्रुव उसके कान में धीरे से कुछ फुसफुसाते हुए उससे आगे निकल चुका था। किसी को झोला छाप डॉक्टर कहने से पहले सावधान रहना। एक दिन अकादमी के नियम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे।
इतना कहकर वो निकास द्वार से बाहर निकल गया और एरोलैक जंगल के अंदर चला गया। ध्रुव के थोड़ी देर के लिए आने से वहां का माहौल काफी बदल गया था। सफेद सोल का पक्ष लेने वाला युवक कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वो अपने डर को रोक नहीं पा रहा था। सफेद सोल खड़ा हुआ और अपने बाकी दोस्तों को अलविदा कहे बिना ही उस जगह से चला गया। उस दिन उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी। बाकी छात्र छात्राओं ने अपने सिर नीचे झुका दिए थे। वे सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि ध्रुव उन्हें देख लेगा। इसके ठीक उल्टा लड़कियों के चेहरे पर सपनों जैसे भाव थे, मानो वे जो कुछ हुआ था उससे इम्प्रेस हो गई हों। इसी बीच ध्रुव उस इलाके की ओर तेज रफ्तार से दौड़ रहा था जहां तेंदुए देखे गए थे। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसने पीछे क्या हालात पैदा किए हैं। उसके पंख खुल गए और वो रफ्तार पकड़ने के लिए हवा में ऊपर उठ गया। वो ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा था कि वो अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएगा, बल्कि एक तरह की ट्रेनिंग के रूप में भी कर रहा था। उसकी उड़ान की तकनीक अच्छी थी, लेकिन ऐसे कई पहलू थे जिनमें सुधार हो सकता था। इसीलिए वो अपने हर खाली समय का इस्तेमाल इसमें ट्रेनिंग लेने के लिए करना पसंद करता था। निरेरे महाद्वीप की सीमा तक पहुंचने में उसे कुछ दिन लग गए। वो उस जगह पर जल्दी पहुंच सकता था, लेकिन उसने रास्ते में कई तरह की उड़ान की प्रैक्टिस करना बेहतर समझा और अपनी रोजाना की ट्रेनिंग को भी नहीं भूला। वो दोपहर के समय सीमा पर पहुंचा और रात होने का इंतजार करते हुए पेड़ों की एक शाखा पर शांति से बैठ गया। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, रात्रि तेंदुए केवल रात के समय ही अपने छिपने की जगहों से बाहर निकलते थे। वे तेज रफ्तार वाले जानवर थे जिनमें पल भर के लिए गायब होने की ताकत थी। किसी दूसरे रक्त साथी को बनाने के लिए सबसे शक्तिशाली जानवर का चुनाव करना ठीक नहीं था, लेकिन ध्रुव की दिलचस्पी उनके शरीर के अंगों में थी। उनकी कुदरती तौर पर रूहानी अवस्था में जाने की क्षमता के कारण उनकी हड्डियां और चमड़ी कई तरह की चीजें बनाने के लिए बहुत काम की थी। वे इस समय ध्रुव की जरूरतों के लिए एकदम सही सामग्री थे। खैर, इस माहौल में अंधेरे के राक्षस इतने आम नहीं हैं। मैं बाद में इसे किसी ज्यादा शक्तिशाली राक्षस से बदल सकता हूं। जैसे ही रात हुई, जंगल में हलचल हुई और रात में जागने वाले जानवर अपनी मांदों से बाहर आ गए। ध्रुव तब तक इंतजार करता रहा जब तक उसे वो चीज नहीं मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। लगभग 30 काले तेंदुए, जिनकी ऊंचाई 3 मीटर थी, धीरे धीरे उस इलाके से बाहर निकले। ये सोचना कि वे असल में दिन के समय जमीन के अंदर सोते हैं, इस दुनिया में वाकई कुछ अजीब बातें हैं। रात्रि तेंदुए दिन की उजाले में सोने के लिए समय का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे कभी भी मांद बनाने के लिए एक तय जगह नहीं चुनते थे। वे सीधे अपने रूप को बदलकर उस इलाके में समा जाते थे। खून निकालना काफी होना चाहिए। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि क्या मैं मजबूती की प्रक्रिया के बारे में और अधिक जान पाता हूं। उसने अपनी नई तकनीकों की प्रैक्टिस की थी, इसीलिए वो उनकी असली ताकत के बारे में पूरी तरह आश्वस्त था। उसकी मानसिक ऊर्जा खत्म हो गई और उसके दोनों हाथ राक्षसी पंजों में बदल गए। रात के अंधेरे में उसके पंख फैले और वो अपनी डाल से कूदकर झुंड के ऊपर उड़ने लगा। तेंदुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे, शिकार की तलाश में। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका खुद शिकार किया जा रहा था। तीसरे स्थान पर केवल 2 ही खिलाड़ी हैं। वे वास्तव में कमजोर लग रहे हैं। ध्रुव ने मन ही मन अपना सिर हिलाया और झुंड पर कूद पड़ा। उसके दोनों पंजों ने एक एक तेंदुए को जकड़ लिया और तुरंत उनके शरीर से सारा खून चूस लिया। ध्रुव ने अपने हाथों से एक गर्माहट की लहर महसूस की जो उसकी पीठ पर उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के ठीक नीचे जमा हो रही थी। आखिरकार बाकी तेंदुओं ने घुसपैठियों को देख लिया और उस पर झपट पड़े, लेकिन ध्रुव ने हमले से बचने के लिए हवा में पीछे की ओर उड़ान भरी। जैसे ही उसे उनके झुंड की बनावट में एक मौका मिला, उसने फिर से गोता लगाया, लेकिन जब वो जानवर पर अपना पंजा मारने ही वाला था तो वो गायब हो गया और उसका हाथ हवा के अलावा किसी चीज से नहीं टकराया। मुझे उन्हें चौंकाना होगा या उनकी सांसें रोक देनी होंगी। ध्रुव ने फिर से उड़ान भरी और झुंड के दूसरे हिस्से में गोता लगाया, लेकिन उसी समय उनमें से 2 के सिर के ऊपर एक छोटा सा काला बादल छा गया, जिससे पल भर के लिए उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अंधा। ध्रुव ने फिर से उड़ान भरी और झुंड के दूसरे हिस्से में गोता लगाया, लेकिन उसी समय उनमें से 2 के सिर के ऊपर एक छोटा सा काला बादल छा गया, जिससे पल भर के लिए उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अंधा, क्योंकि तेंदुओं को ये पता नहीं चल पा रहा था कि हमला कब होगा, इसलिए ध्रुव आसानी से उन्हें खत्म कर सकता था। ये लड़ाई कुछ मिनट तक जारी रही और ध्रुव ने लगभग कोई ऊर्जा या मानसिक ताकत खर्च नहीं की। एक समय ऐसा आया जब केवल 5 ही बचे थे। तब झुंड के नेता ने उन्हें पीछे हटने के लिए दहाड़ मारी।
भागते हुए तेंदुओं को देखकर ध्रुव ने समझदारी से सर हिलाया। तो ये सच है कि उन्हें जमीन में धंसने में बहुत समय लगता है। ये कोई तुरंत होने वाला काम नहीं है। काली लपटों ने उसे घेर लिया और जब वो उनसे बाहर निकला तो वो भागते हुए जीवों के ठीक सामने खड़ा था। आखिरकार पूरा झुंड हार गया। ध्रुव ने खून चूसने वाली तकनीक का इस्तेमाल करके सबसे ताकतवर जानवर को छोड़कर बाकी सभी जानवरों को मार डाला। उसे शरीर पर लिखावट वाली तकनीक के लिए उसके ताजे खून की जरूरत थी। इसके बाद वो एक खाली गुफा की तलाश में गया और शांति से अपने नए रक्त साथी को बनाने की तैयारी करने लगा। मेरे पास अंधकार तत्व के 30 जादुई जानवरों के शरीर हैं। वे 2 महीने के प्रयोग के लिए काफी होने चाहिए। वो ये सोचते हुए देख रहा था कि रात के तेंदुए का खून धीरे धीरे एक खाली बाल्टी में जमा हो रहा है। जैसे ही उसने खून को देखा, उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या होगा अगर मैं तेंदुए के खून को भरने के लिए अपने दांतियन में मौजूद ऊर्जा के बजाय अपने चेतना के सागर में मौजूद ऊर्जा का इस्तेमाल करूं? किताबों के हिसाब से टैटू को शरीर द्वारा अपनाने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल करना जरूरी था, लेकिन अगर वो खुद के तैयार किए गए तरीके का इस्तेमाल करे तो क्या बदलाव होंगे? ध्रुव को जिज्ञासा हुई, इसलिए उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसके पास और अधिक ऊर्जा सोखने का समय नहीं था, वरना तकनीक का सामान खराब हो जाएगा। मैं पहले से जमा तरल ऊर्जा का ही इस्तेमाल करूंगा। उसके चेतना के सागर में अभी भी कुछ तैयार की गई ऊर्जा बची थी, इसलिए उसने उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। तो वो गायब हो गया और उसका हाथ हवा के अलावा किसी चीज से नहीं टकराया। मुझे उन्हें चौंकाना होगा या उनकी सांसें रोक देनी होंगी। ध्रुव ने फिर से उड़ान भरी और झुंड के दूसरे हिस्से में गोता लगाया, लेकिन उसी समय उनमें से 2 के सिर के ऊपर एक छोटा सा काला बादल छा गया, जिससे पल भर के लिए उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अंधा, ब्लाइंड। क्योंकि तेंदुओं को ये पता नहीं चल पा रहा था कि हमला कब होगा, इसलिए ध्रुव आसानी से उन्हें खत्म कर सकता था। ये लड़ाई कुछ मिनट तक जारी रही और ध्रुव ने लगभग कोई ऊर्जा या मानसिक ताकत खर्च नहीं की। एक समय ऐसा आया जब केवल 5 ही बचे थे। तब झुंड के नेता ने उन्हें पीछे हटने के लिए दहाड़ मारी। भागते हुए तेंदुओं को देखकर ध्रुव ने समझदारी से सिर हिलाया। तो ये सच है कि उन्हें जमीन में धंसने में बहुत समय लगता है। ये कोई तुरंत होने वाला काम नहीं है। काली लपटों ने उसे घेर लिया और जब वो उनसे बाहर निकला तो वो भागते हुए जीवों के ठीक सामने खड़ा था। आखिरकार पूरा झुंड हार गया। ध्रुव ने खून चूसने वाली तकनीक का इस्तेमाल करके सबसे ताकतवर जानवर को छोड़कर बाकी सभी जानवरों को मार डाला। उसे शरीर पर लिखावट वाली तकनीक के लिए उसके ताजे खून की जरूरत थी। इसके बाद वो एक खाली गुफा की तलाश में गया और शांति से अपने नए रक्त साथी को बनाने की तैयारी करने लगा। मेरे पास अंधकार तत्व के 30 जादुई जानवरों के शरीर हैं। वे 2 महीने के प्रयोग के लिए काफी होने चाहिए। वो ये सोचते हुए देख रहा था कि रात के तेंदुए का खून धीरे धीरे एक खाली बाल्टी में जमा हो रहा है। जैसे ही उसने खून को देखा, उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या होगा अगर मैं तेंदुए के खून को भरने के लिए अपने डैंटियन यानी नाभि के नीचे का ऊर्जा केंद्र में मौजूद ऊर्जा के बजाय अपने चेतना का सागर यानी दिमाग में मौजूद ऊर्जा का इस्तेमाल करूं? किताबों के हिसाब से टैटू को शरीर द्वारा अपनाने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल करना जरूरी था, लेकिन अगर वो खुद के तैयार किए गए तरीके का इस्तेमाल करे तो क्या बदलाव होंगे? ध्रुव को जिज्ञासा हुई, इसलिए उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उस जानवर का चित्र बनाने की प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके रैंक 2 के दिमागी क्षेत्र ने तेंदुए के आकार को पूरी तरह से याद कर लिया था। ध्रुव ने अपनी काबिलियत पक्की करने के लिए बस कुछ कच्चे चित्र बनाए। मेरे पास और अधिक ऊर्जा सोखने का समय नहीं है, वरना तकनीक का सामान खराब हो जाएगा। मैं पहले से जमा तरल ऊर्जा का ही इस्तेमाल करूंगा। उसके चेतना के सागर में अभी भी कुछ तैयार की गई ऊर्जा बची थी, इसलिए उसने उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। तेंदुए का दिल पहले से ही उसके पास था, इसलिए जैसे ही बाल्टी भर गई, उसने तुरंत उस जानवर के खून को अपनी ऊर्जा से भरना शुरू कर दिया। कुछ घंटे बीत गए और उसके दिमागी क्षेत्र में मौजूद ऊर्जा बाल्टी में खून भरने में पूरी तरह से खर्च हो गई। इस प्रक्रिया में पिछली बार के मुकाबले और भी कम समय लगा, भले ही ऊर्जा का लेवल वही था। ये तो पहले से ही एक सुधार है। ये तकनीक के मानकों तक इतनी जल्दी पहुंच गया। ये शायद ऊर्जा के अंदर मेरी इच्छा शक्ति विल मिली होने की वजह से है। वो अपने साथी को बनाने में तत्व निर्माण के तरीकों का इस्तेमाल करके मिले नतीजों से खुश था। उसने अपनी स्पेस रिंग को पानी से अच्छी तरह धोया और फिर अपने शरीर पर तेंदुए का चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसकी तलवार ने उसकी चमड़ी पर सटीक लकीरें काटी, जिससे उस जानवर के शुद्ध खून की वजह से काले निशान पड़ गए। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, ध्रुव ने उस जानवर का दिल 2 ही बार में चबाकर खा लिया।
फिर उसने अपने चेतना के सागर पर ध्यान लगाया। समुंदर के ऊपर एक रात्रि तेंदुए का रूहानी इथीरियल रूप प्रकट हुआ। ये गोले की दीवारों की ओर झपटा, लेकिन जैसे ही ध्रुव के रूहानी रूप ने अपनी आंखें खोली, उसने महसूस किया कि कोई शक्ति तेंदुए की हर हरकत को रोक रही है। कैसिया रून से कोई गुनगुनाहट नहीं निकल रही थी। ध्रुव बस उस जानवर के साथ महसूस हो रहे हल्के से जुड़ाव का इस्तेमाल करके उसे रोके हुए था। दिलचस्प, ऐसा लगता है कि मेरी मानसिक ताकत का एक हिस्सा तेंदुए के अंदर समा गया है, क्योंकि मैंने इसे बनाने के लिए अपनी पर्सनल ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। इसे काबू करना अब बहुत आसान हो गया है। ध्रुव का रूहानी रूप तेंदुए के पास पहुंचा और उसने उसे समुद्र में डुबो दिया। कुछ ही सेकंड में तेंदुए की छवि इको चमगादड़ की छवि के बगल में प्रकट हुई और राक्षसी रूप वाली तकनीक की जड़ें उसके चारों ओर लिपट गई। इतना आसान! अपनी असली आंखें खोलते ही ध्रुव ने मन ही मन हैरानी जताई। ये तो कमाल है। हालांकि मुझे रैंक 3 के जानवर को काबू करने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन ये बात ऊंचे लेवल के जादुई जानवरों पर पूरी तरह लागू नहीं होती। मुझे हैरानी है कि क्या मैं अपने अभी के लेवल के साथ रैंक 4 के जानवर के साथ खून का रिश्ता बना सकता हूं? उसने कुछ देर तक इस बारे में सोचा, फिर उस विचार को छोड़ दिया। अगर मुझे किसी रैंक 4 के राक्षस का खून और उसका मूल तत्व मिल जाए और मैं इस तरीके का इस्तेमाल करके चित्र बनाऊं, तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं उसे अपने चेतना के सागर में काबू कर पाऊंगा। आखिर वे वीर श्रेणी तक पहुंच चुके हैं, उनकी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर नहीं हो सकती। मुझे बस तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक मैं उनमें से किसी एक को मार ना डालूं। उसने ध्यान लगाया और उसके सामने एक तेंदुआ प्रकट हुआ। इसका आकार असली जानवर जैसा ही था, लेकिन इसमें एक हल्की सी तेजी झलक रही थी। उसने कुछ देर तक इसकी ताकत को परखा और फिर संतुष्टि से सिर हिला दिया। इसकी रूहानी बनने की क्षमता काफी काम की है और ऐसा लगता है कि इसकी हमला करने की ताकत थोड़ी बढ़ गई है। क्या ये मेरे द्वारा इस्तेमाल की गई ऊर्जा के भीतर मेरी इच्छा शक्ति की वजह से है? अगर ऐसा है तो मैंने बस एक लिखावट विधि और एक तकनीक को मिला दिया है। उसने कुछ देर सोचने के बाद अपना जवाब ढूंढा। शरीर शिलालेख तकनीक पहले से ही लिखावट का एक आसान रूप है। चूंकि तत्व निर्माण एक लिखावट विधि है, इसलिए यह साफ था कि मैं इन दोनों शक्तियों को मिला सकता हूं। मुझे रक्त साथी बनाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का फिर कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और यह बेहतर होगा अगर मैं हर साथी के लिए ऊर्जा को खास तौर पर तैयार यानी रिफाइन करूं जिसे मैं बनाना चाहता हूं। उसकी क्षमता अभी भी उसे ऊर्जा को दी जाने वाली इच्छा में बहुत ज्यादा छूट नहीं देती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि यह हमेशा ऐसा रहेगा। मुझे इसे रफ्तार का अपना मतलब या इसकी पैदाइशी ताकतों से मिलता जुलता कुछ देना चाहिए था। खैर, इसमें वैसे भी एक रैंक 3 के टॉप लेवल के जानवर की शक्ति है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इसे बर्बाद कर दिया। उसके दिमागी क्षेत्र पर भी एक्स्ट्रा दबाव बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए उसने इस प्रयोग को सफल माना। मुझे अब अपने घर वापस जाना चाहिए। मुझे ठोस ऊर्जा के साथ बनाना शुरू करना होगा और मुझे अपने दांत्यान पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं इसकी सीमा तक पहुंच रहा हूं। वो तेंदुए को वापस बुलाने ही वाला था कि उसे कुछ याद आ गया। ठीक है, तुम्हारी क्षमता की वजह से तुम्हारा नाम शैडो होना चाहिए। उसने अपने साथी के सिर पर थपथपाते हुए और उसे वापस अपने शरीर पर समेटते हुए सोचा। अकादमी लौटते ही उसने अपने मिशन के लिए मिले पुण्य अंकों को लेने के लिए मैनेजमेंट बिल्डिंग का दौरा किया और निश्चित रूप से उसने जानवरों के शवों को अपने पास रखा। हालांकि जब वो अपने रहने की जगह पर पहुंचा तो उसे एक अजीब नजारा देखने को मिला। लगभग 20 छात्राएं दरवाजे के सामने शांति से इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने उसे महसूस किया, वे मुड़ी और खुशी से चिल्ला उठी, अंधेरे का राजकुमार वापस आ गया। लड़कियों ने उसे देखकर उत्साह भरी मुस्कान बिखेरी। उनमें से एक ने हिम्मत जुटाई और उसकी ओर कदम बढ़ाया। अहम डार्लिंग, लॉर्ड वैंस, क्या आप मेरे साथ एरोलियाक जंगल की यात्रा पर चलना चाहेंगे? मैं अपने सारे पुण्यांक देने को तैयार हूं। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई क्योंकि ध्रुव ने उसे एक ठंडे जवाब से बीच में ही रोक दिया। नहीं। पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। ध्रुव ने लड़की की परवाह किए बिना उसे पीछे छोड़ दिया और भीड़ के बीच से होते हुए अपने घर की ओर बढ़ गया। फिर भी उनके बीच से गुजरते हुए वो लड़कियों की फुसफुसाहट सुनने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या तुमने देखा वो कितना कूल है? वो तो लॉर्ड डैनियल के बिल्कुल उल्टा है। हाँ, लेकिन डैनियल हमारी पहुंच से बाहर था। लॉर्ड वैंस को कुलीन दर्जे की परवाह नहीं है। मैं चाहती हूं कि वो मुझे खूब डांटे, लेकिन मैं उसका सामना भी नहीं कर सकती। जब भी मैं उसकी आंखों में देखती हूं, मुझे बेहोश होने जैसा महसूस होता है। ये लड़कियां पागल हैं। अपने घर का दरवाजा खोलते हुए ध्रुव सोचने लगा, राजकुमार, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं अंदर आकर आपको चाय पिलाऊं? मेरा परिवार चाय के लिए मशहूर है।
ध्रुव ने लड़की का भाषण खत्म होने का इंतजार नहीं किया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। जब उसने लड़कियों को फिर से उत्साह में चिल्लाते और उसके ठुकराने पर बातें करते सुना तो उसकी चिड़चिड़ाहट और बढ़ गई। अरे, आप युवा कितने किस्मत वाले हैं कि आपको इन पलों का मजा लेने का मौका मिल रहा है। आइवर ने संतुष्ट मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और गर्व से सिर हिलाया। मेरे शिष्य ने अपने गुरु से सब कुछ सीखा। भूली भाली लड़कियों पर आपका जादू खूब चलता है। बूढ़े आदमी, अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हें भी उनके साथ बाहर फेंक दूंगा। आइवर का चेहरा पीला पड़ गया और वो मुंह बंद करके कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। रुको, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ देखो। ध्रुव ने उसे रोका और अपनी स्पेस रिंग से एक डायरी निकाली। ये ऊरिया की डायरी थी, जिसमें शरीर शिलालेख तकनीक के बारे में लिखा था। मैंने इस तकनीक पर तत्व निर्माण विधि के सिद्धांतों को लागू किया है। क्या आप इस बारे में अपनी राय दे सकते हैं? आइवर की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। ये ना केवल पहली बार था जब ध्रुव ने साफ तौर पर उसकी मदद मांगी थी, बल्कि वो अपने छात्र के प्रयोगों में भी रुचि रखता था। आइवर सोफे पर बैठ गया और मजे से डायरी पढ़ने लगा। इसी बीच ध्रुव कमरे के कोने में बैठ गया और अपने खून सोखने वाली तकनीक से जमा ऊर्जा पर ध्यान लगाने लगा। उसने यिन बॉडी तकनीक के हिसाब से उस ऊर्जा को अपने दांतियन के पास लाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। उसके दांतियन ने उस ऊर्जा को साफ किया और उसका कुछ हिस्सा उसकी हड्डियों की ओर भेज दिया। जब प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसने अपनी तरक्की को समझने के लिए अपने शरीर की जांच की। इस तरह से ली गई ऊर्जा असली ध्यान मेडिटेशन के 1 घंटे से भी कम समय के बराबर है। ये तकनीक वास्तव में मेरे शरीर को मजबूत करने के लिए ठीक नहीं है। वो नतीजों से काफी निराश था, लेकिन उसे बहुत उम्मीदें थीं। अगर सच में कोई ऐसी तकनीक होती जो किसी योद्धा के शरीर का लेवल बढ़ाने के लिए जादुई जानवरों का इस्तेमाल कर सकती, तो जादुई जानवर अब तक खत्म हो चुके होते। ये वाकई दिलचस्प है। आइवर ने डायरी पढ़कर खत्म की और उसे ध्रुव को वापस सौंप दिया। आप क्या सोचते हैं? आइवर ने अपनी ईमानदार राय देने से पहले कुछ देर सोचा। ये पक्का एक शिलालेख विधि से मिलती जुलती है, लेकिन इसे चालू करने के लिए भारी शर्तों वाली एक तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या मैं तुम्हारे बनाए गए साथी को देख सकता हूं? शैडो ध्रुव के शरीर से बाहर निकला और आइवर ने उत्सुकता से उसकी जांच की। अपने घर का दरवाजा खोलते हुए ध्रुव सोचने लगा, राजकुमार, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं अंदर आकर आपको चाय पिलाऊं? मेरा परिवार चाय के लिए मशहूर है। ध्रुव ने लड़की का भाषण खत्म होने का इंतजार नहीं किया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। जब उसने लड़कियों को फिर से उत्साह में चिल्लाते और उसके ठुकराने पर बातें करते सुना तो उसकी चिड़चिड़ाहट और बढ़ गई। अरे, आप युवा कितने किस्मत वाले हैं कि आपको इन पलों का मजा लेने का मौका मिल रहा है। आइवर ने संतुष्ट मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और गर्व से सर हिलाया। मेरे शिष्य ने अपने गुरु से सब कुछ सीखा। भोली भाली लड़कियों पर आपका जादू खूब चलता है। बूढ़े आदमी, अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हें भी उनके साथ बाहर फेंक दूंगा। आइवर का चेहरा पीला पड़ गया और वो मुंह बंद करके कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। रुको, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ देखो। ध्रुव ने उसे रोका और अपनी स्पेस रिंग से एक डायरी निकाली। ये ऊरिया की डायरी थी, जिसमें शरीर शिलालेख तकनीक के बारे में लिखा था। मैंने इस तकनीक पर तत्व निर्माण विधि के सिद्धांतों को लागू किया है। क्या आप इस बारे में अपनी राय दे सकते हैं? आइवर की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। ये ना केवल पहली बार था जब ध्रुव ने साफ तौर पर उसकी मदद मांगी थी, बल्कि वो अपने छात्र के प्रयोगों में भी रुचि रखता था। आइवर सोफे पर बैठ गया और मजे से डायरी पढ़ने लगा। इसी बीच ध्रुव कमरे के एक कोने में बैठ गया और अपने खून सोखने वाली तकनीक से जमा ऊर्जा पर ध्यान लगाने लगा। उसने यिन बॉडी तकनीक के हिसाब से उस ऊर्जा को अपने दांतियान के पास लाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। उसके दांतियान ने ऊर्जा को साफ किया और उसका कुछ हिस्सा उसकी हड्डियों की ओर भेज गया। जब प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसने अपनी तरक्की को समझने के लिए अपने शरीर की जांच की। इस तरह से ली गई ऊर्जा असली ध्यान मेडिटेशन के 1 घंटे से भी कम समय के बराबर है। ये तकनीक वास्तव में मेरे शरीर को मजबूत करने के लिए ठीक नहीं है। वो नतीजों से काफी निराश था, लेकिन उसे बहुत उम्मीदें थीं। अगर सच में कोई ऐसी तकनीक होती जो किसी योद्धा के शरीर का लेवल बढ़ाने के लिए जादुई जानवरों का इस्तेमाल कर सकती थी, तो जादुई जानवर अब तक खत्म हो चुके होते। ये वाकई दिलचस्प है। आइवर ने डायरी पढ़कर खत्म की और उसे ध्रुव को वापस सौंप दिया।
क्या तुम सोचते हो? आइवर ने अपनी ईमानदार राय देने से पहले कुछ देर सोचा। ये पक्का एक शिलालेख विधि इंस्क्रिप्शन मेथड से मिलती जुलती है, लेकिन इसे चालू करने के लिए भारी शर्तों वाली एक तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या मैं तुम्हारे बनाए गए साथी को देख सकता हूं? शैडो ध्रुव के शरीर से बाहर निकला और आइवर ने उत्सुकता से उसकी जांच की।